जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम 5 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह किसने किया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, डेट भी आपको याद रखना है। तो 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ पर जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने में भी राजा राम मोहन राय जी का अहम योगदान रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो यहां पर अगर हम लोग तीसरे सबसे बड़े बैंक की बात करते हैं तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो अगर हम लोग अपने यहाँ के पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर दूसरे स्थान पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये तीसरे स्थान पे है और चौथे स्थान पे है केनरा बैंक। वहीं पर अगर हम लोग निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए स्टैटिक जीके के टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वह 1 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक चलेगी। इसमें आपको 14 टेस्ट मिलेंगे और ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री है। नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप इस पार्टिकुलर टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। और जब आप इस टेस्ट में एनरोल कर लेंगे तो उसके बाद में अनअकैडमी ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाएगा कि कब ये टेस्ट शुरू होने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं और आपकी जो रेलवे की तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर कोर्स को यहाँ परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स को परचेज करते समय यूज करते हैं कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 24 महीने की जो फीस है वह मात्र 3600 रुपये रखी गई है, यानी कि 150 रुपये से भी कम दाम में आप यहाँ पर एनटीपीसी या फिर जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करेंगे KV10 तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सभी की लिंक आपको नीचे दी गई है। अगर आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जो फ्री टेस्ट हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो चाइना मैन शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द की बात करते हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है। आपने सुना होगा चाइना मैन बॉलर के बारे में, यानी कि ऐसे गेंदबाज जो कि लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करते हैं और उनकी गेंद जब दूसरी दिशा में घूमती है तो इसी को हम लोग कहते हैं चाइना मैन। जैसे जो हमारे राइट हैंड के बॉलर होते हैं उनके लिए होती है गुगली, उसी प्रकार से चाइना मैन भी एक डिलीवरी होती है। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है यह सबसे पहले किसने दिया था। तो ये दिया था यहाँ पर मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह, जिनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसका आइडिया दिया गया था। तो अगस्त 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके थे मोहन सिंह। और आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कमांडर इन चीफ भी थे। कौन? मोहन सिंह। लेकिन 1943 से 45 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर कमांडर इन चीफ रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि SPF का पूरा नाम क्या है। अब SPF की अगर हम लोग बात करें तो मुझे नेट पे मिला है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब एग्जैक्ट इसका यही होगा या फिर इससे अलग भी कुछ फुल फॉर्म होगा। अगर वह होगा तो आप नीचे कमेंट में उसका नाम बता सकते हैं। फिलहाल के लिए SPF का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था। फिर एक फुल फॉर्म पूछा गया था कि CDMA का पूरा नाम क्या है। तो CDMA की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या नाम है?
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसका पूरा नाम है। इससे पहले जीसीएम का भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या नाम है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीएस का भी पूछा जा चुका है, तो जीपीएस का आप याद रखेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और एक फुल फॉर्म और पूछा गया, यानी कि आज कुल मिलाकर के 3 फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर से यानी कि कंप्यूटर और अन्य पूछे गए थे। तो एक पूछा गया था SMPS, तो ये हमारे कंप्यूटर का शब्द है। इसका मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न पूछा गया कि ITU की स्थापना कब हुई थी। बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। कब? 17 मई 1865 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनीवा में मिलेगा। ITU का इससे पहले फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो फुल फॉर्म के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बर्न और स्लैश कृषि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये मुख्य रूप से जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली कृषि है। ये लोग करते क्या हैं? जो जंगल होते हैं वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनको जला देते हैं, फिर यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। और ये जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो इसी प्रकार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो वैसे हम लोग इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग राज्यों में इस खेती को अलग अलग नाम दिया गया है। तो अंडमान और निकोबार की बात करें तो इसे यहाँ पर दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा। तो दीपा छत्तीसगढ़ में भी कहते हैं और अंडमान और निकोबार में भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर इसे झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में इसे पमलू कहते हैं। इसके अलावा बेवार मध्य प्रदेश में कहते हैं और कुमारा इसे पश्चिमी घाट के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर इसे कुमारा कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो संघात्मक व्यवस्था है यानी कि जो फेडरल का प्रोसीजर है वह प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो ये हमने लिया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसको भी हमने लिया है कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी शक्ति होती है इसके प्रावधान को भी हमने कनाडा से ही लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मलप्पुरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इससे पहले भी ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये जो उत्सव है वह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में मलप्पुरम उत्सव मनाया जाता है। अब केरल के कुछ अन्य त्योहारों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इनसे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक होता है मकर बिलुक्कू त्योहार, एक आपका ओणम है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, त्रिशूरपुरम नाम का त्यौहार है, ये भी केरल में मनाया जाता है। बीसू जो कि मलयालम समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है, ये भी केरल में ही मनाया जाता है। बोट फेस्टिवल जो कि एक झील में आयोजित की जाती है और उस झील का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो बोट फेस्टिवल है वह केरल के किस झील में आयोजित की जाती है। एक आपका है अट्टूकल पोंगल, तो ये राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के सबसे पहले जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? तो अगर हम लोग सबसे पहले जीआई टैग की बात करते हैं यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। तो वर्ष 2004-05 में जो दार्जिलिंग की चाय है इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रवाद है उसका जनक कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, सुबह वाले वीडियो में कई सारे लोगों के ये कमेंट आए कि जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वह एग्जैक्ट ऐसे नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, बच्चों के द्वारा सिंपली यही बता दिया जाता है। जैसे कि जीआई टैग वाला प्रश्न है तो वो केवल ये बताते हैं कि पहला जीआई टैग किसे मिला, ये प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसी प्रकार से मुझे प्रश्न बताए जाते हैं तो मैं अपने हिसाब से उसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज इट इज प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की जो पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग है वह किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये जो मीटिंग है इसे आयोजित किया था मालदीव ने। किसने? मालदीव के द्वारा 2009 में इसका आयोजन किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व की पहली जो अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग है इसका आयोजन मालदीव में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में जो हमारे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे?
तो ये हमारे वर्तमान वाले ही थे, यानी कि सुनील अरोड़ा साहब उस समय हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले निर्वाचन अधिकारी कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं सुकुमार सेन जी। कौन थे, सुकुमार सेन जी थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो ये हमारी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 संस्थाएं दी गई थी और सिंपली आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। एक तो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है यह हमारी एक संवैधानिक संस्था है। एक यहाँ पर था यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमारी एक संवैधानिक बॉडी है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आईसी की, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, जिसे हम लोग सूचना आयोग के नाम से जानते हैं, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश की ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में संविधान में प्रोविजन दिया गया है, उन्हें हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। जैसे कि वित्त आयोग हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, जीएसटी परिषद हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेज हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया। तो ये सारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 2019 की GSAT 31 सैटेलाइट से। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह मुझे नहीं पता चला, यहाँ पर सीधे यही बोला गया था कि GSAT 31 सैटेलाइट से प्रश्न था। तो इस सैटेलाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में फ्रेंच गयाना से इसको लॉन्च किया गया था। जो यहाँ पर रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम था एरियन 5। क्या नाम था, एरियन 5 इस रॉकेट का नाम था। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे GSAT सैटेलाइट होते हैं ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, यानी कि संचार के पर्पज से इन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की कौन सी खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर एक ऑप्शन था जादूगोड़ा की खान, यानी कि जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है जादूगोड़ा की खान, वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक तुम्मल पल्ले की भी खान है और ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के लिए हमारे यहाँ पर 2 प्रमुख खानें हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो है जादूगोड़ा माइंस और एक हमारी है तुम्मल पल्ले माइंस। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी। तो याद रखिएगा राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यहाँ पर जो कोणार्क सन मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। कोणार्क सन मंदिर के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो उड़ीसा में जो पुरी जिला है वहां पर जो महानदी का डेल्टा क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेगा कोणार्क मंदिर। अगर हम लोग इस मंदिर के जो निर्माता रहे हैं यानी कि नरसिंह देव प्रथम की बात करें तो पूर्वी गंगा सल्तनत के ये राजा थे। और आपको ध्यान रखना है कि ये भगवान सूर्य का एक मंदिर है जहां पर भगवान सूर्य के रथ का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि 1984 में यूनेस्को के स्थलों की सूची में इसे शामिल किया गया था। और जो हमारी 10 रुपए वाली नोट होती है उसके पीछे भी आपको कोणार्क सन टेम्पल मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इन सारे से आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न एक था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन से। तो योजना से ये प्रश्न था, यही मुझे केवल बताया गया। तो इस योजना के बारे में बात करें तो नवंबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है और इस योजना को विश्व बैंक ने अपना समर्थन दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये जो हमारा लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2015-16 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी। अब बताइए, इस समय चल रहा है 2020-21 और यहां पर पूछ लिया गया था 2015-16। तो 2015-16 की बात करते हैं तो 99% यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी थी, यानी कि 99% हिस्सेदारी थी। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपको मुंबई में मिलेगा। इसके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो GR चिंतला साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है इसमें कौन सा पशु अंकित है। तो इसमें आपको मिलेगा जायंट पांडा। क्या है, जायंट पांडा इसके लोगो में आपको मिलेगा। WWF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय आपको इंग्लैंड में मिलेगा
जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो पवन सुखदेव साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेड क्लिफ लाइन जो है वह किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब ये केवल एक बच्चे ने ही मुझे बताया है, तो एग्जैक्ट बताइएगा कि क्या यह प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा बनाती है। कल प्रश्न पूछा गया था कि जो डूरंड लाइन है वह किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी डूरंड लाइन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, और कुछ इसका जो हिस्सा है वह भारत के साथ में भी सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न था कि तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तो ये भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था। किस नंबर का? 29वें नंबर का राज्य बना था। तो हालांकि वर्तमान में 28 ही राज्य हैं, लेकिन यह 29वें नंबर का राज्य बना था। कब बना था? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को यह भारतीय संघ में एक अलग राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खेतिहर किसान किस राज्य में है? तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। ऑप्शन भी मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं, तो प्रश्न क्या था, ऑप्शन क्या थे, वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न यहाँ पर कुछ मिलान संबंधित था कि अकबर के दरबार में कुछ रॉल्फ फिंच से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिल पाया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी की जो लड़ाई है वह किनके बीच में हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई यह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, मीर मदान और मीर जाफर अली खान के बीच में। डेट भी आपको याद रखनी है। तो 23 जून 1757 को यह लड़ाई हुई थी, जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 29 क्वेश्चन मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे जब मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करूं तो उन सारे क्वेश्चन को भी शामिल कर सकूं, जिससे आप लोग इसका रिवीजन और बेहतर ढंग से कर सकें। तो जिन भी लोगों का एग्जाम है उनको मेरी शुभकामनाएं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।